हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट ट्यूटोरियल बाय जिनन। अपनी बुक का नाम क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, अब इसमें अपन सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है। तो इसमें इस बुक में फर्स्ट चैप्टर जो है वो 6 नंबर का। इसमें क्या है, अपन को सामान्य परिचय पढ़ना है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या पढ़नी है, आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन पढ़ना है और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था पढ़नी है, बाजार अर्थव्यवस्था पढ़नी है, सकारात्मक तथा आदर्श अर्थव्यवस्था पढ़नी है और व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर और पुस्तक की क्या कौन कौन सी योजना है वो। इसमें हमेशा ही कुछ और आए नहीं है, व्यष्टि और समष्टि में अंतर तो आता ही आता है, तो ये अच्छे से देखना आप। उसके बाद है उपभोक्ता के बाजार के सिद्धांत। कितने नंबर का है? वो 12 नंबर का है। इसमें क्या पढ़नी है? उपयोगिता पढ़नी है। ये उपयोगिता में कौन किसी है? एक तो गणनावाचक और एक है क्रमवाचक। फिर है उपभोक्ता का बजट। बजट क्या है? बजट का सेट है और एक है बजट सेट में बदलाव। एक तो रेखा और एक क्या है? बदलाव। अगला क्या है? उपभोक्ता का इष्टतम चयन और मांग। मांग में क्या है? मांग वक्र का और मांग का नियम और अधिमान वक्र है। इसमें अधिमान जो वक्र है उसके बारे में पढ़ना है। सामान्य तथा निम्न स्तरीय वस्तुएं पढ़नी है, स्थापनीय वस्तु पढ़नी है, मांग वक्र पढ़ना है और मांग वक्र की दिशाएं पढ़नी है। फिर क्या पढ़ना है? बाजार मांग और मांग की लोच। मांग की लोच में क्या क्या पढ़ना है? ये रेखिक मांग वक्र की दशा की में लोच और किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले कारक और लोच तथा व्यय। अगला है उत्पादन और तथा लागत। कितने नंबर का? ये भी 12 नंबर का है। इसमें क्या? उत्पादन फलन, अल्पकाल तथा दीर्घकाल पढ़ना है, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत। उसके बाद हास्य मान सिद्धांत, उत्पादन नियम और कुल उत्पादन, सीमांत, पैमाने का प्रतिफल है और लागत है। लागत में भी कौन सी? अल्पकालीन और दीर्घकालीन। उसके बाद वापस पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। कितने नंबर का? 10 नंबर का। इसमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा, ये सारी चीजें पढ़नी है अपन को, सारे टॉपिक टू टॉपिक। कौन से? एक तो सम प्राप्ति है, लाभ अधिक करने की कौन कौन सी स्थितियां है वो वाली है, 4 स्थितियां इसमें। इसके बाद एक फर्म का आपूर्ति, एक फर्म की आपूर्ति किस किस बिंदु पर होती है वो वाली। फिर फर्म के पूर्ति वक्र का निर्धारण, पूर्ति वक्र का निर्धारण कैसे होगा। फिर बाजार पूर्ति वक्र और पूर्ति की कीमतें। उसके बाद बाजार संतुलन। बाजार संतुलन में क्या है? संतुलन, अधिमान और अधिपूर्ति। और फिर है अनुप्रयोग। ये 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर कौन कौन से कितने नंबर के हुए? देखो, ये 6 नंबर का। ठीक है, दूसरा नंबर पार्ट है वो कितने नंबर का? 12 नंबर का। तीसरा पार्ट भी कितने नंबर का? 12 नंबर का। और जो चौथा और पांचवा पार्ट है वो कितने नंबर के हैं? 10 नंबर के। मतलब 5-5 नंबर के दोनों मान के चलो। तो तुम लोगों को ये पढ़ने ही है और कौन सा पार्ट कितने नंबर का आएगा वो बता दिया। अब फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? परिचय। फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है अपने? परिचय। इस परिचय के अंतर्गत क्या देखना है अपन को? व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या डिफरेंट है, किसकी बुक का नाम है, किसने कौन सी बुक लिखी थी, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत परिचय के अंतर्गत पढ़नी है। तो वो पढ़ ले अपन। सबसे पहले इसमें क्या है? परिचय में विश्व में अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को माना जाता है। फिर है एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है? बुक का नाम क्या है? एन इक्विटी इनटू द नेशन एंड द केस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। कब की है? 1776 की है। कब की है? 1776 में प्रकाशित हुई थी। ये बुक का नाम है। ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है। अब इस बार किसी और बुक का नाम आ जाए पॉसिबल है, बट एक बार ये पढ़ लेना, बुक्स का नाम एक आएगा ही आएगा। फिर है अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। मतलब हर एक की अलग अलग अर्थशास्त्री हुए थे। जैसे अब तुम लोग ही हो क्लास में जितने भी होंगे, अगर उनको यूं बोले कि तुम लोग एक बार तो डेफिनेशन याद कर लोगे, उसमें तुम तुम्हारे हिसाब से कुछ ना कुछ तो इंक्लूड करोगे ही करोगे। तो वैसे ही अर्थशास्त्री होते हैं, हर एक अलग अलग सोचता है, तो उनकी डेफिनेशन भी तो अलग अलग होगी। तो एक क्या बोल रहा है? एक परिभाषा बोल रहा है धन प्रदान है। कोई एक अर्थशास्त्री वो क्या बोल रहा है? अर्थव्यवस्था क्या कर रही है? अपन को धन प्रदान कर रही है, मतलब अपन को पैसा दे रही है। दूसरी अर्थव्यवस्था क्या बोल रही है? कल्याण प्रदान। कल्याण मतलब दूसरों का कल्याण कर रही है, सड़कें वो सब बन रही है, तो क्या हो रहा है? उससे कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर है सीमितता प्रदान। इसमें सीमित है, मतलब यहां तक ही विकास होगा, उसके आगे विकास नहीं होगा। फिर विकास का प्रावधान। अब अर्थव्यवस्था में विकास होगा तभी वो विकसित होगी, नहीं तो अर्थव्यवस्था विकसित नहीं होगी तो भारत पीछे रह जाएगा। फिर आवश्यकता विहीनता की स्थितियां। जब आवश्यकता होती है और नहीं होती है तब उसकी स्थिति कैसी है? पर आधारित। मतलब जब आवश्यकता है, सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तब उसका विकास करना, नहीं आवश्यकता हो तो नहीं करनी। फिर है विकास पे। विकास में क्या? डेवलपमेंट के ऊपर। सीमितता कितनी है इसकी सीमा, वहां तक ही करना, यूं नहीं कि सारे सीमित है,
सीमितता तो ये है कि पेड़ पौधे यहाँ पर इतने ही कटेंगे, उसके बाद तो प्रदूषण होने लग जाएगा, वहां की स्थिति खराब होने लग जाएगी। तब भी क्या करना, वहां पर विकास करते रहना, अर्थव्यवस्था को बढ़ाए रखना। तो वहां पर क्या होगी, एक बार तो वहां पर क्या हो जाएगा, विकास तो हो जाएगा, पर अपने लिए वो लॉस के लिए साबित होगा। क्यों, थोड़े टाइम तक तो वो अच्छा चलेगा, फिर प्रदूषण वो सब ज्यादा होने लग जाएंगे, तो आसपास के लोगों को अलग अलग बीमारियां होने लग जाएंगी, मरने लग जाएंगे। तो उस वजह से क्या होना चाहिए, वहां पर सीमितता जितनी है उसी के हिसाब से कल्याण कल्याण प्रदान, मतलब क्या बोल रहा है, कल्याण, दूसरों का कल्याण भी होना चाहिए उस अर्थव्यवस्था से, या वो जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे क्या होना चाहिए, दूसरों का कल्याण होना चाहिए, और धन प्रदान, हमें धन भी प्रदान करनी चाहिए। तो ये सबकी अलग अलग सोच है, तो उस हिसाब से ये डेफिनेशन है। फिर है, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का अध्ययन बताया। अब धन बताया, सबसे पहले धन प्रदान किसने बताई है, एडम स्मिथ ने बताई। धन प्रदान किसने बताया, एडम स्मिथ ने बताया। अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक्स का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। किसमें, आर्थिक कल्याण, इकोनॉमिक्स वेलफेयर बताया गया। आर्थिक कल्याण किसने बताया, कल्याण प्रदान अर्थव्यवस्था किसने बताई है, अल्फ्रेड मार्शल ने। और वही धन प्रदान पूछो तो एडम स्मिथ ने पूछी, बताइए। फिर है, उपयुक्त विचार की कटु आलोचना करते हुए लॉर्ड लियोन रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को असीमित आवश्यकताओं व सीमित संसाधनों से संबंधित बताया। किससे बताया है, एक तो सीमित और असीमित साधनों से किसने बताया, लॉर्ड लियोनिस रॉबिन्स ने बताया। किसने बताया, लॉर्ड लियोनिस रॉबिन्स ने बताया। क्या बताया इसने, सीमितता और असीमितता के बारे में बताया। सीमित संसाधन कितने हैं और असीमित संसाधन कितने हैं, इसकी डेफिनेशन दी। सीमितता प्रदान है ना ये, उसकी सीमितता कितनी है और असीमितता कितनी है, ये बताया है। इस तीनों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लॉर्ड लियोनिल रॉबिन्स के अनुसार असीमित आवश्यकताओं की सीमित संसाधन, मतलब क्या बोल रहा है, असीमित आवश्यकता। अब किसी की भी आवश्यकता ऐसा होता है कि हम यहीं पर संतुष्ट हो जाएं, ऐसा कोई नहीं होता कि हम यहीं पे संतुष्ट हो जाए। उनकी बहुत सारी आवश्यकता होती है, उनको ये लगता है कि हमारे पास अब ये आ गया तो हमें ये चाहिए होता है, ये आ गया तो ये चाहिए होता है। मतलब किसी को ऐसा तो है नहीं कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं होता है, हमेशा ही चाहिए होता है, हमेशा वो असंतुष्ट ही रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। तो उसकी आवश्यकता तो क्या है, असीमित है, पर संसाधन क्या है, वो तो सीमित है ना, लिमिटेड स्टॉक में ही बनते हैं ना। तो द्वारा पूर्ति चयन प्रक्रिया, तो उसमें कौन कौन सी चयन प्रक्रिया में पूर्ति, मतलब अपन को कौन कौन सी असीमित है, अपनी आवश्यकता तो उसमें जो अपन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी वही अपन खरीदेंगे, तो वो चयन से संबंधित अध्ययन परिभाषा, अध्ययन की परिभाषा दी गई है। फिर है, अर्थशास्त्र में व्यक्तियों या देश के द्वारा संसाधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न चुनाव से संबंधित समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान व उनके समाधान की कला। ये क्या बोल रहा है, अर्थशास्त्र है, उसमें अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्याओं को किस तरीके से अध्ययन किया जाता है, मतलब उस समस्याओं को अध्ययन करना, फिर उसमें अध्ययन करने के बाद उसका जो सॉल्यूशन निकलता है, उनका जो समाधान निकलता है, उसको कला कहते हैं। और जो अध्ययन करते हैं अपन का, वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है विज्ञान में, अपन को किसी चीज को बनाना है तो उसमें क्या क्या करना है, दवाई बनानी है तो दवाइयां कैसे बनेगी, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उससे वो दवाइयां बनेगी। अब वो जो दवा बन गई और वो कला आ गई, क्या होगी, वो कला होगी। पर जो बनाने का पूरा प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, विज्ञान कहलाएगा। इस प्रकार अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा, किसकी है, अर्थशास्त्र किसकी है, सामाजिक विज्ञान की है। और अर्थशास्त्र में क्या है, व्यक्ति और देशों की अर्थव्यवस्था के व्यवहारों के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। मतलब क्या बोल रहा है, अर्थव्यवस्था में व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति की देखो या फिर देश की देखो, अर्थव्यवस्था होती है कि व्यक्ति का जीवन कैसे चल रहा है, उसका घर कैसे बना हुआ है, वो कैसी लाइफ जीता है, तो उसके आधार पर उसकी अर्थव्यवस्था देखी जाती है। और देश है तो देश में कितने गरीब हैं, कितने कमा रहे हैं, कितनों को रोजगार मिल रहा है, ये सारी चीजें देखकर फिर है ना, सड़कें कैसी हैं, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो उसके बाद उसका अध्ययन किया जाता है कि है ना, अच्छी है कि खराब है, विकासशील है कि विकसित है, ये सारा देखा जाता है। फिर है, अर्थशास्त्र सीमित असीमित व प्रतिस्पर्धा आवश्यकताओं का सीमित व वैकल्पिक उपयोग वाले संसाधनों को चुनने द्वारा हल निकालने से संबंधित है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि वैकल्पिक संसाधन एक हो जरूरी, जैसे मैंने अभी ये पेंसिल पकड़ के रखी है, तो पेंसिल ये एक ही कंपनी की होगी, सस्ती भी होगी महंगी भी होगी, 5 रुपए से चालू होती है, फिर वो ज्यादा से ज्यादा महंगी हो सकती है, सस्ती हो सकती है। तो तुम लोगों को चुनना है कि तुम्हारी जो पैसे हैं तुम्हारे पास वो कितने हैं, तुम लोग ये 5 वाली यूज करोगे, 10 वाली यूज करोगे, 7 वाली यूज करोगे, 20 वाली यूज करोगे, 50 वाली यूज करोगे, 1000 वाली यूज वो तुम पे डिपेंड करता है। मतलब क्या बोल रहा है वो,
कि जो भी चुनना है वो तुम्हें तुम्हारे पैसे के हिसाब से चुनना है, ऐसे नहीं है कि तुम अनलिमिटेड चुनते जाओ, वो सारा चीजें देखना, ठीक है। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना तो उससे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर साथ में लिखते चलो, ज्यादा अच्छा होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमी। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? कीमत मतलब अमाउंट बताएंगे, प्राइस थ्योरी। अगर यूं पूछे तुम लोगों को कीमत के सिद्धांत पर कौन सी अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है, व्यष्टि पूछे या समष्टि पूछे, तब तुम लोग क्या लिखोगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। कीमत को बताएंगे तो किसमें बताएंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई, एक उपभोक्ता, एक उत्पादन एवं एक फर्म का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या बोल रहा है? व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है उसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति मतलब पर्सनल, खुद के बारे में बात करें तो वो क्या कहलाएगी? व्यष्टि अर्थशास्त्र। बट वही पूरे देश के बारे में बात करें, पूरे देश में जितने भी व्यक्ति है उनकी आय के बारे में बात करें, वो सब किस में जाएंगे? वो सब समष्टि अर्थशास्त्र में जाएंगे। तो एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना, व्यष्टि का मतलब है व्यक्ति और समष्टि का मतलब है पूरी। समष्टि में जितने भी है वो, या तो तुम देश को देश से कंपेयर करो, जिले को जिले से कंपेयर करो, उसके बाद समाज को समाज से कंपेयर करो, वो किसी से भी कंपेयर करना, मतलब पूरा ग्रुप आएगा उसमें, और इसमें एक व्यक्ति का अध्ययन किया जा सकता है। इस अध्ययन कीमतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। किसमें किया जाता है? कीमतों को ध्यान में रखकर किया जाता है कि इसकी कीमत कितनी है, कि इसकी कीमत कितनी है। तो उसमें एक एक व्यक्ति की इच्छाएं भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित कीमत व आमदनी की स्थिति में उसकी संतुष्टि को अधिकतम करना। ये क्या बोल रहा है? जैसे एक व्यक्ति को 10,000 रुपए कमाता हो तो 10,000 में उसको सारी चीजें जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी मिल जाए, तो उसकी क्या हो रही? उसको संतुष्टि मिले। तो वो उस टाइप की चीजें बनाना, किसी की 10 हो, किसी की 50 हो, किसी की 60 हो, तो वो उसके हिसाब से सामान खरीदेगा। जैसे 50,000 वाला है तो 50,000 वाला क्या करेगा? उसके हिसाब से पैसे खरीदेगा, मतलब उस जो भी सामान खरीदना होगा वो क्वालिटी अच्छी देखेगा, तो हर एक चीज वो भी अच्छी देखने की कोशिश करेगा। तो वो इस प्रकार एक उत्पादन द्वारा एक वस्तु या सेवा की निश्चित कीमत की स्थिति में उसके उत्पादन को अधिकतम करना, क्या बोल रहा है वो? इसी प्रकार एक उत्पादन द्वारा, मतलब एक कोई उत्पादन हो रहा है, उस वस्तु या सेवा को निश्चित रूप में देखना, निश्चित कीमत की स्थिति में, कि उसकी फिक्स कीमत क्या है, उसके उत्पादन की अधिकता करना, मतलब उस कीमत के आधार पर क्या करना है? उस उत्पादन को अधिकतम बनाना, कि लोग कितने खरीदेंगे कितने नहीं खरीदेंगे उसको डिपेंड करता है। इसी प्रकार एक फर्म द्वारा अथवा समान फर्मों के समूह उद्योग का निश्चित कीमत पर लाभ व उत्पादन को अधिकतम करना। ये क्या करते हैं? जो एक फर्म है या एक व्यक्ति है तो वो क्या करता है? अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए क्या करता है? अधिक से अधिक उत्पादन करता है। और वो उत्पादन कैसे करता है? लोगों के हिसाब से करता है। ऐसे नहीं करता है कि वो इतना है वो इतना है। तुम लोगों को पता है जैसे गरीब ज्यादा है, मीडियम भी है तो ज्यादा मीडियम है, अमीर तो बहुत कम है, तो अमीर के हिसाब से जो सामान बनेगा वो कम बनेगा, गरीब के हिसाब से जो सामान बनेगा वो ज्यादा बनेगा, और मीडियम के हिसाब से बनेगा वो भी ज्यादा बनेगा। तो उस पर डिपेंड करता है। इन सभी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कीमतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। किसको किया जाता है? कीमत के आधार पर किया जाता है। वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत भी साधनों की कीमत ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। किसकी? वितरण मतलब क्या होता है? बांटना। बांटना होता है, जैसे सामान अब बन गया है तो अब उसको बांटना भी तो पड़ेगा, कि सामान ऐसे फैक्ट्री में रख रखेंगे, फैक्ट्री में रख रखेंगे क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा पड़ा पड़ा। तो उसके अंतर्गत जो साधन है उनकी कीमतों को ध्यान में रखकर उनका अध्ययन किया जाता है। पहला है जैसे श्रम की कीमत, इसमें मजदूरी पूंजी के उपयोग की कीमत, ब्याज, भूमि के उपयोग की कीमत, लगान उद्यमशीलता के उपयोग की कीमत, लागत सभी होती है। कौन कौन सी होती है? कोई भी श्रम लागत, श्रम की कीमत है। अगर कोई काम करता है तो किससे करता है? उसको मजदूरी मिलनी चाहिए, उसको पूंजी में जितना भी है वो होना चाहिए। अगर वो कहीं पैसे देता है तो उसको ब्याज भी मिलना चाहिए। भूमि यूज हो रही है तो उसका भी पैसा मिलना चाहिए। लगान है तो लगान का भी पैसा मिलना चाहिए। उद्यमशीलता, कोई है ना बिजनेस कर रहा है तो उसका भी पैसा मिलना चाहिए। तो उसके सबके लाभ कितना हो रहा है वो। फिर है संसाधनों की कीमत को संसाधनों के प्रतिफल के रूप में रखा कर अध्ययन करना। ये क्या बोल रहा है? संसाधनों की जो कीमत है उसको क्या करना है? उसके जो प्रतिफल है, मतलब जो भी प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर क्या करना है? अध्ययन करना। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का आंशिक व कुल व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सा? एक तो किया जाता है, एक तो आंशिक किया जाता है, एक कौन सा किया जाता है? कुल व्यष्टिगत।
वस्तुओं की कीमत को परिवर्तन तथा अन्य कारकों जैसे उपभोक्ता की आय इत्यादि को स्थिर मानकर किया जाने वाला अध्ययन आंशिक अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कीमत को परिवर्तनशील मानना है और उपभोक्ता की जो आय है वो क्या माननी है? स्थिर माननी। तो उसको क्या किया जाता है? वो क्या कहलाता है? अध्ययन आंशिक अध्ययन कहलाता है। कैसे हुआ? जैसे व्यक्ति की क्या बोल रहा है? वो कीमत परिवर्तनशील है, मतलब उस सामान जो है वो क्या है? वो परिवर्तनशील है। पर उपभोक्ता की जो आय है, जैसे एक व्यक्ति 10,000 कमा रहा था, 10,000 ही कमा रहा है। पर जैसे देख, अभी गोल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। अब व्यक्ति तो जितना कमा रहा है उतना ही कमा रहा है, बट क्या कर रहा है? गोल्ड गोल्ड की प्राइस बड़ी, कितनी बड़ी, सिल्वर और गोल्ड की, तो उस तरीके से उसकी कीमत में परिवर्तन होता रहता है। बट जो व्यक्ति की आय है तो उसके हिसाब से वो सामान खरीदेगा, हर चीज उसके हिसाब से करेगा। तो उस अध्ययन को क्या कहते हैं? आंशिक अध्ययन कहते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है? किसका अध्ययन करते हैं? इसमें व्यापक अर्थात समग्र स्तरों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? व्यापक मतलब बहुत बड़े स्तर पर, और समग्र सभी का अध्ययन किया जाता है इसमें। और इसमें किसका किया जा रहा था? व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जा रहा था, और सीमित था उसका क्षेत्र, मतलब व्यक्ति से रिलेटेड ही था। और यहाँ पर क्या हो रहा है? समग्र, मतलब यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है, किसी एक चीज का किया जा रहा है। यहाँ पर सभी, व्यापक मतलब बड़े स्तर पर और सभी स्तरों में अध्ययन किया जा रहा है। फिर क्या है यहाँ पर? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के स्तर, राष्ट्रीय आय क्या है, उसके बाद रोजगार के स्तर, देश की बचत का स्तर, देश की विनियोग का स्तर, सामान्य कीमत का स्तर, आर्थिक वृद्धि व विकास में उतार चढ़ाव इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ये सारा तुम लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका? व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति का रोजगार क्या है, ये सब व्यक्ति के बारे में देखा जाता है। यहाँ पर पूरे देश का, जैसे राष्ट्रीय आय, देश की राष्ट्रीय आय क्या है, उसके बाद रोजगार क्या है, देश में कितने जनों को रोजगार मिल रहा है, कितने जनों को नहीं मिल रहा, बचत स्तर क्या है देश का, देश में विनियोग मतलब कि कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया है, वो सारी चीजें देखनी, और देश का विकास कैसे चल रहा है। फिर है समष्टि अर्थशास्त्र को सामान्य आय। कौन सी सामान्य? मतलब मैक्सिमम। जो मैंने तुम लोगों को पहले व्यक्तिगत बोला था, व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या बोला था कि कोई व्यक्ति अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई मीडियम होता है। तो वो जो सामान्य आय, सामान्य में कौन सा? मीडियम। वो रोजगार का अध्ययन भी किया जाता है, मतलब सामान्य आय कितनी, एवरेज कितना है, सभी लोगों को कितना एवरेज मिलना चाहिए ताकि देश गरीब नहीं हो, सबको रोजगार मिले, तो वो देखा जाएगा। फिर है समष्टि अर्थशास्त्र, सॉरी, समष्टि अर्थशास्त्र को आय व रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। और उसको कौन सा कहते थे? व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत का सिद्धांत कहते थे। कौन सा कहते थे? कीमत का। और समष्टि में कौन सा कहते हैं? रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित कौन है? जॉन मिनार्ड कीन से, कब? 1936। और उनकी पुस्तक क्या है? पुस्तक का नाम द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कौन सी बुक का नाम? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत अधिक वैज्ञानिक तरीके से ये विकसित होंगे। कौन से है? समष्टि अर्थशास्त्र है वो क्या है? वैज्ञानिक तरीके से की गई। उसका पूरा अध्ययन कैसे किया जाता है? वैज्ञानिक। इसमें सारे फॉर्मूले वगैरह सब कुछ आएंगे, क्योंकि इसको किस में देखा जाएगा? सारा देश में। देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, पूरे समाज का, एक घर का नहीं देखा जाता इसमें। अगर एक घर का एक व्यक्ति की बात आ जाए तो किस में चला जाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र में चला जाएगा। वहीं पर सभी की बात आए तो किस में आ जाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर मैं व्यष्टि और समष्टि में दोनों में अंतर बता देती हूँ। फिर है समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। इसमें सबसे पहले क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। और इसमें किसका किया जाता है? समष्टि में देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। फिर है पूर्ण प्रतिस्पर्धा व रोजगार, सरकार की दखल नहीं होती इसमें। इसमें क्या होती है? एक तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है, जो रोजगार है उसमें सरकार की किसी भी तरीके की दखल नहीं होती। वो इसका जो होता है वो कीमत तंत्र क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इसमें क्या होती है? जो भी करती है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट होता है उसका क्या होता है? हाथ होता है, वो मतलब हर एक चीज पे नजर रखता है, उसके हिसाब से सब कुछ चलता है, बदलाव भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसमें किसका? गवर्नमेंट इसमें साथ में रहेगी, इसमें नहीं रहेगी, मतलब इसका दखल नहीं करे, इसमें दखल नहीं करेगी, इसमें दखल करेगी। फिर है संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांत के लिए क्या है कि संसाधन अधिकतम कैसे वितरण किया जाए, वो सब किसमें देखेंगे? व्यष्टि में। और यहाँ पर क्या देखेंगे? उत्पादन का विस्तार व पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित सिद्धांत, मतलब
उत्पादन का विस्तार कैसे किया जाए और पूर्ण रोजगार, सभी को रोजगार कैसे मिले, उससे संबंधित सिद्धांत है। फिर है कीमत, इसमें कौन सा होता है, कीमत होता है। और इसमें कौन सा, राष्ट्रीय आय के स्तर का उपकरण होता है। कौन सा होता है, राष्ट्रीय आय का स्तर का उपकरण। मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था, इसमें कौन सा होता है, कीमत, और इसमें कौन सा होता है, राष्ट्रीय आय वाला। इसमें कीमत का सिद्धांत होता है, इसमें राष्ट्रीय आय का सिद्धांत होता है। इसमें आंशिक संतुलन होता है, इसमें सामान्य संतुलन होता है। कौन सा आंशिक संतुलन का मतलब मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि कीमत परिवर्तनशील रहती है और जो आय है वो फिक्स रहती है। और इसमें सामान्य मतलब दोनों बराबर रहेंगे। फिर है परिवर्तन, व्यष्टि में परिवर्तन समष्टि की स्थिरता में ये भी होता है। मतलब क्या बोल रहा है, व्यष्टि में जो परिवर्तन हो रहा है वो समष्टि की स्थिरता में हो रहा है। और यहाँ पर समष्टि की स्थिरता पर व्यष्टि की बनावट का कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब व्यष्टि का इफेक्ट समष्टि पर पड़ता है, उल्टा बोल दिया मैंने। समष्टि पर सॉरी व्यष्टि पर समष्टि का फर्क पड़ता है, बट समष्टि पर व्यष्टि का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, व्यष्टि पर समष्टि का फर्क पड़ता है पर समष्टि पर व्यष्टि का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर है व्यष्टि के लिए बचत लाभकारी होती है। क्या होती है, व्यक्ति के लिए, कोई भी व्यक्ति होता है उसके लिए बचत लाभकारी होती है। यहाँ समष्टि के लिए, जो सरकार है गवर्नमेंट के लिए, उसके लिए क्या होती है, बचत अलाभकारी होती है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर जो सामान्य अर्थव्यवस्था का टॉपिक बचा है वो कल पढ़ेंगे। ओके बाय। और कुछ समझ में नहीं आए तो बता देना।